एक अच्छे डील्स देने का, और अच्छे डील्स अपने इन्वेस्टर को देंगे तो इन्वेस्टर आएंगे। और ये सब इन्वेस्टर्स काफ़ी पहचान के भी थे, काफ़ी रेफरल से भी आए, तो उसके कारण से उस साल ये तीनों जो माइलस्टोन है वो आपने अचीव कर लिए। और एक ही इवेंट में मुझे MG हेक्टर, जीप कंपास और टाटा हैरियर तीनों गाड़ियाँ मिली। और एक जनरल प्रेजेंटेशन दिया उनको कि बाबा क्या, कैसे प्रॉपर्टी, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तब उन्होंने मुझे पूछा कि बानेर में क्या लेना चाहिए, तो मैंने बोला कि ये चीज़ें लेनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। वो जो प्रॉपर्टी का चेक देने जा रहे थे वो मेरे नहीं लेने वालों में से एक था। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, उन्होंने बोला कि ये क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो मैंने उनके आंसर्स बताया कि क्या रीजंस है, किसकी वजह से क्यों नहीं लेना चाहिए। तो मेरे लिए रमेश जी की जो सक्सेस स्टोरी जो मैं देखता हूँ, 2018 में आप एक 1 BHK के फ्लैट में रहते थे, और यही लास्ट ईयर आपने 2022 में एक बड़े 3.5 BHK एरंडवाना जैसे एरिया में अभी खुद के प्रॉपर्टी में शिफ्ट किया। ये एक रियल एस्टेट ब्रोकर की जर्नी में आपने इतने सारे प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया है, तो ये एक सक्सेसफुल ब्रोकर जो है, तो ये बनना चाहिए हर एक ने एक जो गोल रखना चाहिए कि अगर रियल एस्टेट में हम आ रहे हैं तो किसके जैसा बनना है। तो मैं तो बोलूँगा कि रमेश जी को आप आइडियल बोल के देखिए कि रमेश जी जैसा बनना है। वेलकम रमेश जी, आज ये हमारा ये खुशनसीबी एक्चुअली कि आज हमारे पॉडकास्ट पे आप आए। और ये जो आज का पॉडकास्ट है ना, ये रियल एस्टेट में एक्चुअली एक माइलस्टोन होने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी सक्सेस किसी ने अगर रियल एस्टेट कमर्शियल में अगर मिलाई है इतने दिनों में, मैं जो देख रहा हूँ, तो बहुत कम लोग हैं। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू अभिजीत जी फॉर इन्वाइटिंग मी। और मेरी जर्नी तो अभी शुरू हुई है सर। कुछ आप शेरो शायरी का शौक रखते हैं, कुछ शुरुआत में आपसे रियल एस्टेट के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। एक थोड़ा सा आपके लहजे में आप कुछ मुझे सुनाइए प्लीज। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं रियल एस्टेट में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। क्या बात है। रमेश जी, ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? पूना से या फिर कहीं और से आपने शुरुआत की रियल एस्टेट में? यानी कहाँ से आपका बिलोंगिंग कहाँ से? सर मैं लातूर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। शिवनी कोतल नाम का एक 2000 लोगों का बस्ती वाला गांव है, उस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। और वहाँ पे मेरा 10th तक का जर्नी वहाँ पे हुआ। अच्छा। तो बचपन जो है मेरा गांव में गया, और वहाँ से मैं 11th-12th लातूर में किया। ओके। देन इंजीनियरिंग लातूर में इलेक्ट्रॉनिक्स में किया, एंड 96 में मैं पूना आया। अच्छा। फिर 96 में पूना आने के बाद में मुझे सेंचुरी इंक का महाड़ में जॉब मिला। ओके। मैंने 5 साल वहाँ पे 2001 तक जॉब किया। उस 2001 में मेरे लिए इट वाज अ टर्निंग पॉइंट कि मैं 5 साल काम किया, बट मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। और साथ में ये भी हो रहा था कि अब आगे क्या, मेरी शादी हो गई वहाँ पे। सबसे अच्छी चीज़ हो गई कि सेंचुरी इंका की वजह से शादी अच्छी जगह पे हो गई। और उसके बाद में 2001 में मैंने ये डिसाइड किया कि बच्चों के एजुकेशन के लिए कोई तो अच्छे जगह पे हमें स्थायी होना पड़ेगा। हाँ। तो जिसके लिए मैंने पूना चुना। ओके। और पूना में मैं 2001 में वहाँ से वो जॉब छोड़ के शिफ्ट हो गया। अच्छा। तब मुझे ये महसूस हुआ कि मैं जो जॉब कर रहा था, अगर मैं जॉब करते रहता था उसी इंडस्ट्री में, तो मुझे MIDC टू MIDC घूमना पड़ता था। इसलिए मैंने मेरे दोस्त के पास सब एडिटर प्रिंट मीडिया में मैंने जॉब किया। उस वक्त प्रिंट मीडिया का ज़माना था। और एक टेंडर मैगजीन का कंसेप्ट मेरे दोस्त ने लाया था कि टेंडर इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसमें अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को जो अलग अलग टाइप के रोड के, बिल्डिंग के, इलेक्ट्रिकल के टेंडर्स की इन्फॉर्मेशन देने का काम हम लोग कर रहे हैं। वन प्लेस जहाँ पे आप वो देख के पूरा टेंडर्स की वो कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने वो ज्वाइन किया 2001 में, और मेरी पूना की जर्नी शुरू हुई। अच्छा। वहाँ पे मैंने 17 साल जॉब किया। क्या बात है। 2018 फरवरी तक मैं मेरे दोस्त के साथ जुड़ा रहा। वहाँ पे हमने नॉट ओनली पुणे, पूरा महाराष्ट्र, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, चाइना, हर जगह पे हमारे मैगज़ीन को प्रमोट किया, और एक अच्छा खासा हमने उसमें यश भी पाया। क्या बात है। फिर रियल एस्टेट की शुरुआत एग्जैक्टली कहाँ से हुई? यानी आपको कब ऐसा लगा कि अभी वो इंडस्ट्री से और बाहर आके कुछ करना चाहिए, और उसमें रियल एस्टेट ही क्यों चुना फिर आपने? 2011 के बाद में धीरे धीरे प्रिंट मीडिया का वर्चस्व कम होते गया।
और डिजिटल मीडिया आगे बढ़ने लग गया। उस टाइम पे हम लोगों को महसूस हुआ कि हम लोग सिर्फ टेंडर मैगजीन से सर्वाइव नहीं हो पाएंगे, तो हमने वहाँ पे 2016 में रियल इस्टेट का एक वर्टिकल शुरू किया वही एग्जिस्टिंग ऑफिस में, और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई रियल इस्टेट की। और 2018 फरवरी में, यानी 2 साल काम करने के बाद में मुझे महसूस हुआ कि चलो एक लाइफ का एक लास्ट माइलस्टोन है, वहाँ पे हम लोग अपना खुद का कुछ कर सकते हैं क्या, और वो एक्सप्लोर करके देखते हैं। और एक अच्छे नोट के ऊपर मैंने ये डिसाइड किया कि 2018 में हम अपनी कंपनी शुरू करते हैं जो मेरे वाइफ के नाम पे है। और फरवरी 5 तारीख 2018 से मेरी ये रियल इस्टेट की जर्नी शुरू हुई। क्या बात है, सही। रमेश जी, फर्स्ट डील बहुत यादगार रहती है हमेशा हर एक की, यानी आप किसी भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से जब बात करते हैं, हम भी जब बात करते हैं तो पहले डील के बारे में पूछते, तो वो जो आपकी पहली डील थी वो कैसी थी? आसान थी? उसके पहले कुछ हार्डन्स आए? उसके बारे में कुछ बताइए। 2018 में जब मैंने शुरू किया तब मेरे पास ऐसे यानी आई वॉज टोटली ब्लैंक। मैं 2-3 बिजनेस लेके सोच रहा था कि ये तो एक आधा इवेंट एग्जीबिशंस लेंगे या फिर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री में सेल रीसेल का काम करेंगे या फिर रियल इस्टेट का करेंगे। बट सबसे अच्छा मेरी वाइफ का उसके पीछे बड़ा हाथ था कि उसने फोर्स किया कि आप रियल इस्टेट में अच्छा कर सकते हो। मेरा खुद का पोटेंशियल जगाने का काम भी उसी का था एक्चुअली। तो उसके कहने के मुताबिक मैंने फिर रियल इस्टेट में शुरुआत किया। और जब पहला डील जो है तब ये सोचा कि अपना खुद के लिए एक ऑफिस लेना चाहिए। तो जैसे ही ढूंढना चालू किया तो रेनबो ग्रुप का सुनील नाहर सर जो मेरे पहचान के थे, कॉन्ट्रैक्टर थे पहले वो, इसके कारण से वो पहचान के थे, तो उन्होंने बानेर में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। और उन्होंने जस्ट लेआउट ही बनाया था, बट थोड़ा सा एक रियल इस्टेट में जो एनालाइजिंग पावर लगता है कि ये एनालिसिस की यहाँ पे अच्छा हो सकता है और ये लोकेशन अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा देंगे, ये भरोसा था। तो मैंने पहला डील मेरा खुद का ऑफिस और साथ में फिर बुआ का बेटा, मेरा भांजा, इन लोगों को बोला कि आप भी ले लो साथ में। तो हमने 5 ऑफिस एट अ टाइम शुरू में सुनील नाहर सर के ऑफिस में ले लिए, जिसका आज देखेंगे तो कम से कम 70% वो प्रॉपर्टी ग्रो हुआ। क्या बात। और आज मेरा ऑफिस भी वहीं पे वेस्टपोर्ट में है। सही सही। रियल एस्टेट में लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं, पर वो लोग टिके रहते हैं जिनके मेंटोर्स अच्छे होते हैं। तो रमेश जी, आपके कोई मेंटोर्स है रियल एस्टेट में कि जिन्होंने आपको हर वक्त मदद की या फिर कुछ सिखाया, ऐसे कोई आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे नेम? रियल इस्टेट में मेंटर बताने के पहले मैं एक बोलना चाहूँगा कि लाइफ में मेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे वो फिर बचपन से लो, आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल के टीचर मेंटर होते हैं, आगे जब आगे बढ़ते हो आप तो आपके कॉलेज के भी मेंटर होते हैं। देन आप जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसा मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में काम किया तो वहाँ पे भी मेरे 4-5 मेंटर थे। एंड देन रियल इस्टेट में जब काम कर रहे हैं तो वहाँ पे तो मेंटर की ज़रूरत होती है एक्चुअल में। तो मेरे लिए मेंटर का सबसे अच्छा रोल अगर मैं बताऊँ तो अभिजीत भामरे सर है, जो तीर्थ टेक्नोस्पेस में डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे बेसिक ROI कैसे निकालना चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ कैसी बेचनी चाहिए, वो उन्होंने मुझे सिखाया। अच्छा। और उसके बाद में जब मेरी अगली जर्नी सॉलिटेयर की शुरू हुई, वहाँ पे पंकज ओझा सर, ये दोनों मेरे लिए मेंटर का काम करते रहे कि जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में कैसे काम करना चाहिए, कैसे इथिकली आप सब काम कर सकते हो और सक्सेस पा सकते हो, ये उन्होंने मुझे सिखाया। क्या बात है। और कोई ऐसा था जिन्होंने आपको कॉन्फिडेंस दिलाया कि नहीं तुम कर सकते हो, आगे बढ़ो, हम हैं साथ में? ऐसे भी कोई मेंटर्स होते हैं कि नहीं क्या, या फिर हेल्पिंग हैंड रहते हैं जर्नी में? तो ऐसे कोई है आपके लाइफ में कि जिन्होंने आपको एक सपोर्ट दिया कि आप कर सकते हैं? मेरे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के जो मेंटर थे, वो जैसे कि नीरज गौर, संजय सिंघानी, ये लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। संजय मूथा बोल के थे, जितेंद्र जैन, ऐसे काफ़ी लोग थे। मुझे एक अच्छा चीज़ है मेरे में, एक अच्छा चीज़ है कि मैं रिलेशनशिप बहुत अच्छा बना लेता हूँ, फास्ट बना लेता हूँ। ये गॉड गिवन गिफ्ट है और मैं बहुत ट्रांसपेरेंट और एकदम जिसको बोलते हैं ना कि एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप बन जाती है, फैमिली बॉन्डिंग बन जाती है। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप कर सकते हो। इससे ज़्यादा भी एक स्टेज आगे जाके 2 लोगों का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की। एक थे नंदन बिल्डर के श्यामकांत कोतकर सर, और दूसरे थे विनोद जी घोड़ावत जो जयसिंहपुर रहते हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा साथ दिया
इट इज़ नॉट ओनली इन केस कि वो कैसा बिजनेस करना या कैसे ये सोचना, इसके साथ साथ उन्होंने पूरा यहाँ का जो रियल इस्टेट का पुणे का काम है वो पहले अगर कोई ये होंगे कि जिन्होंने मैंने काम शुरू करते ही बोल दिया कि मेरा पुणे का काम तू देखेगा अभी आज से, तो वो एक जो कॉन्फिडेंस था वो मुझे आज एक अच्छी जर्नी पे लेके गए। क्या बात है, क्या बात है। रमेश जी, आपका रियल एस्टेट में एक जो टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, जहाँ से जो ग्राफ तो सीधा चल रहा है पर जहाँ से ग्राफ ने पिकअप ले लिया, तो वो एक जर्नी कुछ आप बता पाएंगे कि जहाँ से आपके ग्राफ ने एक चेंज ले लिया एकदम से? जैसे मैंने 2018 में शुरुआत की रियल इस्टेट की, और बाद में वहाँ पे जब मैं सुनील सर के यहाँ पे डील कर रहा था तब श्यामकांत कोतकर सर आए, उन्होंने मुझे दूसरे दिन बुला के लिया। उन्होंने वहाँ पे नंदन में प्रोबीज में मैंने काफ़ी काम किया। उसके बाद में जो टर्निंग पॉइंट बोलते हैं वो सितंबर में सॉलिटेयर का गंगाधाम चौक में लॉन्च आ गया। और वो लॉन्च मेरे लिए सॉलिटेयर की एंट्री और मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट हो गया। आज मुझे सॉलिटेयर में काम करते करते 3-4 साल हो गए, बट वहाँ पे जो काम किया और वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स के लिए वहाँ पे हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दिलाए, और वो जर्नी जो थी वो बहुत ही बेहतरीन रही। और वही मेरे लिए एक रियल इस्टेट का एक माइलस्टोन हो गई कि आज मुझे सॉलिटेयर का चैनल पार्टनर बोल के ही पहचाना जाता है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली जो लोग आपको पहचानते हैं उनको तो सबको पता है, पर जो लोग आपको नहीं पहचानते उनके इन्फॉर्मेशन के लिए जो मुझे पता है कि वो एक जो साल था, उस साल रियल इस्टेट इंडस्ट्री में सिर्फ रमेश तोष्णीवाल यही नाम चल रहा था, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा रियल्टर नहीं था जिसने इतनी बड़ी अचीवमेंट की, और वो भी कमर्शियल इंडस्ट्री में। आपको मेरे ख्याल से उनके जो स्लैब्स थे उसमें 3 गाड़ियाँ और कुछ मिला था, तो उसके बारे में आप थोड़ा बता पाएंगे क्या क्या ऑफर्स थे वो ऐसे कि जो एकदम सच में वो अलग ही सीन था कि उस वक्त हर जगह पे मीडिया में हर जगह पे आपका ही नाम चल रहा था? सॉलिटेयर में जैसे ही पंकज ओझा सर आए वहाँ पे, और उनके बाद में 2018-19 में उन्होंने एक स्लैब दिया था कि रोलेक्स की वॉच का। उस टाइम पे मुझे रोलेक्स की वॉच मिली। और सबसे कठिन समय था जब पैंडेमिक आया। पैंडेमिक में हम 2-2.5 महीना, मैं भी लातूर था मेरे नेटिव मम्मी पापा के साथ, और जब मैं वहाँ था तो हम लोगों को सबको ये नहीं पता था कि ये साल कैसा जाएगा। सब लोग सिर्फ सर्वाइवल की बात कर रहे थे कि सर्वाइव हो गए तो आगे टिकेंगे, अदरवाइज नहीं टिकेंगे। तो जैसे ही पुणे आ गया, काम चालू हो गया, तब सॉलिटेयर ने कुछ स्कीम्स अनाउंस किए कि आप MTM में 15 दुकान 2 महीने में बेचो, आपको MG हेक्टर मिलेगी। जनवरी फरवरी मार्च में आप 15-20 करोड़ का बिजनेस करो, आपको टाटा हैरियर मिलेगी। साल भर में आप 40 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस करो, आपको जीप कंपास मिलेगा। लेकिन जब शुरू में काम शुरू किया वहाँ पे, तब लगा नहीं था कि हम लोग ये अचीव कर पाएंगे, क्योंकि सबको ही लगता था कि ये साल बहुत ही कठिन है। और ये बट कभी कभी कैसा है कि मंदी में भी इन्वेस्टर का टाइम रहता है, और वो मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये अगर प्रॉपर टाइम है काम करने का और एक अच्छे डील्स देने का, और अच्छे डील्स अपने इन्वेस्टर को देंगे तो इन्वेस्टर आएंगे। और ये सब इन्वेस्टर्स काफ़ी पहचान के भी थे, काफ़ी रेफरल से भी आए, तो उसके कारण से उस साल ये तीनों जो माइलस्टोन है वो हमने अचीव कर लिए। और एक ही इवेंट में मुझे MG हेक्टर, जीप कंपास और टाटा हैरियर तीनों गाड़ियाँ मिली। नहीं, वो मूवमेंट हम उसके गवाह है, हम भी थे वहाँ पे ये सब चीज़ें देखने के लिए। और एक्चुअली वो वक्त ऐसा था कि देखने के बाद पता चला कि नहीं, रियल इस्टेट भी वो फील्ड है जहाँ पे लोगों के सपने सच होते हैं और इतने बड़े स्केल पे भी सच होते हैं। मुझे एक आप बताइए, आपने जब वहाँ पे काम किया तो वो एक कौन सा ऐसा एक्चुअली कौन से पॉइंट्स ऐसे थे आपके कि जो आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर बना पाए? यानी ऐसे जो वहाँ पे तो लगभग सॉलिटेयर के साथ में 3-4 हज़ार CP काम कर रहे थे ऑल ओवर महाराष्ट्र, सब जगह पे सारे CP लगे पड़े थे, आप टॉप पे थे। तो क्या था जो आपको ड्राइव कर रहा था? क्या ऐसे की पॉइंट्स है आपके जिसके ऊपर आप काम करके वो सक्सेस मिला पाए? क्योंकि ये एक्चुअली क्या है कि हमारे जितने फॉलोअर्स है उन के एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या करना पड़ता है इतने बड़े ट्रांजैक्शन के लिए। हम लोग बहुत बार ये करते हैं कि कोई प्रोजेक्ट का जब स्टडी करते हैं, जस्ट ऊपर से जस्ट प्रोजेक्ट का नाम, कारपेट, बिल्टअप, क्या पैकेज, इतना ही इंफॉर्मेशन लेते हैं और कूद पड़ते हैं मार्केट में। मेरा थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा अलग टाइप से ये करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि हम पहले तो प्रोजेक्ट का पूरा
थरो नॉलेज रहना चाहिए। इसके अलावा मेरा ऑलवेज ये रहता है कि जो सेल्स पर्सन वहाँ पे ये कर रहा है, सेल्स पिच दे रहा है या अपने क्लाइंट्स को बता रहा है, वो सेल्स वाले बंदे से या कोई सीनियर भी रहो, उनसे भी हमें कम से कम 10 से 15% नॉलेज एक्स्ट्रा रहना चाहिए। सही। इसके ऊपर मेरा ज़्यादा थर्स्ट रहता है कि चाहे फिर प्रॉपर्टी का वो नियर बाय विसिनिटी में क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है। और मेरा सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो मेरे इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी लगती है कि मैं हर प्रॉपर्टी का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट बताता हूँ। जनरली कोई माइनस पॉइंट बताता नहीं है, तो उसके कारण से वो बार बार सेलिंग पॉइंट लगता है। मैं माइनस पॉइंट भी बताता हूँ कि इस प्रॉपर्टी का ये प्लस पॉइंट है, ये चैलेंजेस है। माइनस बोलने के बजाय उसको चैलेंजेस बोल सकते हैं आप। तो ये बहुत अच्छा ये होता है। और दूसरा, मैं क्लाइंट के पास जाने के पहले थोड़ा सा होमवर्क जो बोलते हैं कि हमको क्लाइंट को क्या चाहिए ये पहले समझ गए। इसमें लिसनिंग स्किल बहुत काम में आते हैं कि आप पहले क्लाइंट से समझ के लो कि उनको क्या चाहिए, और फिर अपने पास के पिटारे में से क्या दे सकते हैं सर को, वो आप उनके सामने रखो। और साथ में साथ आपका जो पंक्चुअलिटी बोलते हैं कि क्लाइंट 6 बजे बोलता है तो हम 5:55 को वहाँ पे पहुँचना चाहिए। क्लाइंट के पहले हमने पहुँचना चाहिए। क्लाइंट को जब चाहिए तब वो सर्विस मिलनी चाहिए। रात को 11 बजे भी कुछ पूछता है तो हमारी ओर से उसको जवाब जाना चाहिए। और ये सब चीज़ें ड्राइव की जिन्होंने, और मैंने देखा कि पंकज ओझा सर रात को 1:30 बजे तक खड़े रहते थे, 3-3 घंटा एक जगह पे खड़े रहते थे। ये देख के हमको लगता था कि यार ये अगर इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। यहाँ तो हमें डायरेक्ट बेनिफिट है। वो तो आज वहाँ पे आज बिल्डर बोल के खड़े रहने की उनकी ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी वो खड़े हैं। तो हम लोगों ने भी ये करना चाहिए। तो ये सब फॉलो करने से हमको ये आज ये सब चीज़ें देखने को मिली है। क्या बात है। रमेश जी, मैंने एक जो बहुत दिनों से सुना है कि आपके क्लाइंट्स को आप जो ROI एक्सप्लेन करते हैं और जो बाकी के जो चैनल पार्टनर या डेवलपर ROI एक्सप्लेन करते हैं उसमें डिफरेंस है। आपके कस्टमर बहुत सेटिस्फाई होते हैं क्योंकि आप ROI को एकदम प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं उनको, और वो रिटर्न उनको मिलता है। वो मिलने के बाद में उनका बोलना है कि नहीं, रमेश जी का ROI का कैलकुलेशन अलग है मार्केट से। तो ये क्या है एग्जैक्टली, इसके बारे में बताएंगे आप? एक्चुअल में क्या होता है, जब हम कभी भी कहीं ROI पूछते हैं, बहुत जगह पे ROI अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। बट ROI का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका रहता है कि हमारा जो आउटफ्लो है वो सब पूरा कंसिडर होना चाहिए। जैसे कि अगर बहुत बार देखते हैं कि सिर्फ प्रॉपर्टी का कॉस्ट पकड़ते हैं और टैक्सेस उसमें से कम कर देते हैं। नहीं, बोले टैक्सेस तो गवर्नमेंट को जाता है, और जो रेंटल आ रहा है उसके साथ में ROI निकाला जाता है। ROI डिफर रहता है, ROI ज़्यादा आता है। बट वहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हो कि मेरा टैक्सेस इतना जा रहा है, इसके साथ साथ अपना एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स भी जाता है प्रॉपर्टी के ऊपर, वो भी आपके आउटफ्लो में आना चाहिए। और इनफ्लो में क्या आना चाहिए, अगर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल रहा है तो उसका इंटरेस्ट आपने इनफ्लो में पकड़ना चाहिए। तो यानी ये बैलेंस वे से जो एक ROI निकलता है, वो ROI एकदम से आपको एक अच्छा क्लियर पिक्चर देता है कि बाबा अगले 5 साल में मुझे मेरा एक्चुअल ROI क्या रहने वाला है। और ROI के साथ साथ कैपिटल एप्रिसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आज अगर देखेंगे आप ROI 6%, पहले 9-10% ROI मिलता था। हाँ। आज अभी 6-7, 7.5% के ऊपर ROI नहीं मिलता है। लोग बोलते हैं कि हम क्यों ले प्रॉपर्टी इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन जो है दैट इज़ योर एक्चुअल गेन। और इसीलिए प्रॉपर्टी लेते वक्त ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी लेते वक्त आपको वो कैपिटल गेन दे रही है या सिर्फ, बहुत लोग प्रीलीज लेते वक्त ये देखते नहीं कि प्रॉपर्टी कितने में पड़ रही है, 5 साल बाद इसका क्या वैल्यू होगा। अगर 5 साल बाद सेम वैल्यू होगा तो यू आर गोइंग इन अ नेगेटिव डायरेक्शन फॉर दैट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो स्टडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या बात है। ये जो सॉलिटेयर की जर्नी में जो सक्सेस मिली, इसके ऑब्वियसली आपके हार्डवर्क से, पर जो इन्वेस्टर्स ने आप पे भरोसा किया या फिर इन्वेस्टर्स जो आपके बोलने पे ये इसमें जिन्होंने इन्वेस्ट किया, तो उनका जो एक ट्रस्ट आप पे बना है, आज भी बना है, तो इसको ये ट्रस्ट को आगे लेके जाने के लिए या फिर वो ट्रस्ट के लिए आप कुछ और एफर्ट्स लेते हैं जो मार्केट में हटके है, ऐसा कुछ आप बता पाएंगे मुझे? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअल में। ये क्वेश्चन में ये कहना चाहूँगा कि सब लोग बेचते हैं, हाँ, और उसके बाद में वापस नया क्लाइंट के पीछे भागते हैं। मेरा सबसे उल्टा है, मैं आफ्टर सेल्स सपोर्ट को ही सेल्स मानता हूँ कि मेरी जर्नी एक्चुअल शुरू होती है बेचने के बाद। ओके। कि सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि क्लाइंट को
पहली बात तो इतना टाइम नहीं रहता है, ड्राफ्ट आता है एग्रीमेंट का, देन सीआरएम टीम अलग होती है, सेल्स वालों से सीआरएम टीम के पास फाइल जाती है, तब सेल्स में क्या कमिटमेंट किए हैं वो सीआरएम वालों को पूरा राइटिंग में नहीं रहते। तो ये सब जर्नी में फिर बाद में एग्रीमेंट करना है, एग्रीमेंट के टाइम पे जो कोऑर्डिनेशन लगता है कि बहुत बार क्लाइंट को 5-5 6-6 घंटा वेट करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों में अगर आप उनके साथ में खड़े रहते हो तो एक जर्नी उनके लिए बहुत कंफर्टेबल होती है और यही तुमको ड्राइव करती है कि तुम्हारे अगले सेल के लिए। तो ये आफ्टर सेल सपोर्ट जो है यही मेरा यूएसपी है। और मैं बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे नया कॉल आता है और अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट का कुछ क्वेरी है या कुछ कॉल आता है तो आई गिव प्रेफरेंस टू द एग्जिस्टिंग क्लाइंट। ओके, ग्रेट। सो दैट इज द थिंग विच वी शुड फॉलो बेसिकली। रमेश जी, मुझे ये एक्चुअली जानना है पर्सनली, मेरे लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी, आपका लीड जनरेशन सोर्स क्या है? यानी ऑब्वियसली अभी बहुत सारे लीड जनरेशन सोर्स रहते हैं, पर ये प्लेटफॉर्म ऐसे कि आप थोड़ा सा एक्चुअली इसको अगर बता पाएंगे तो लोगों के काम आएगा वो, कि आप क्या फॉलो करते हैं, आप कौन से फिलोसफी में बिलोंग करते हैं, आप डिजिटल के बारे में सोचते हैं या फिर आप पूरा नेटवर्किंग के बारे में सोचते हैं? तो ये आपका थोड़ा क्लियरिटी दीजिए ना इसमें। इसे देखा जाए तो ये सीक्रेट रखना ही ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि जनरली लीड जनरेशन जो है बहुत लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। मैंने भी एक आध महीना डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी लास्ट ईयर यूज़ करके देखा, बट आई कुडंट सक्सेस इन दैट। जनरली मेरा जो भी ये है लीड जनरेशन है पूरा 100% रेफरल से आता है। क्या बात है भाई, कभी कभी बोलते हैं कि गॉड गिवन एक ये रहता है, गिफ्ट रहता है कि बाबा एक क्लाइंट आता है, वो लेता है, उनको सब सर्विसेज अच्छा लगता है तो वो 4 जगह रेफ़र करते हैं, वो आगे 16 लोगों को रेफ़र करते हैं। और प्लस अपना जो क्रेडेंशियल्स है कि कुछ चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंट रहना है, ऑनेस्ट रहना है, जो भी चीज़ें सब सामने बताना है उनको। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ अपन कर रहे हैं, कहीं कभी होता है 10 इन्वेस्टमेंट अगर 15 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक आध इन्वेस्टमेंट में गलती भी हो सकती है, बट वो जो तुम होल हार्टेडली एक्सप्रेस करके यस मेरी गलती हुई है, अगले बार ध्यान रखेंगे अपन, तो वो जो हम बताते हैं खुद होके गलती जब बताते हैं तब वो अलग मायना होता है और उस टाइम पे जो ट्रस्ट है आपका बढ़ता है। तो मेरे जो भी क्लाइंट हैं, मेरा सबसे 2 चीज़ें बहुत अच्छी है कि मेरा सेटिस्फाइड, जब मैं सर्वे लेता हूँ कि बाबा कोई क्लाइंट अपने से दुखी हुआ है क्या, तो वो 95% एंड अब मेरे क्लाइंट सेटिस्फाइड है और वही रिपीटेडली बिजनेस दे रहे हैं और मेरे पे फेथ रख के आज भी मेरे लिए खड़े हैं। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। क्या बात है। रमेश जी, एक्चुअली आप सोशल लाइफ में भी बहुत है, आप आपके जितनी कम्युनिटीज़ के इवेंट्स है उसमें भी बहुत रहते हैं, और आपने लास्ट 15-16 ईयर्स रियल इस्टेट छोड़ के भी कुछ इंडस्ट्रीज़ में काम किया है। तो इसका कुछ फ़ायदा होता है या फिर इसके वजह से भी कुछ क्लाइंट आते हैं कि सोशल लाइफ से जहाँ पे आप आपका वक्त दे रहे हैं या फिर आप कम्युनिटी को थोड़ा वक्त दे रहे हैं, या फिर आपने जो पहले 15-16 साल जिस फील्ड को दिए थे तो वहाँ के जो आपके पहचान के लोग हैं, तो ये लोगों का ही ऐसा मान सकते हैं कि इसमें कुछ हाथ है कि जो आपको इंडस्ट्री में आगे लेके जा रहा है? 100% आप बोल रहे सही है। बहुत बार ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब बड़ा थोड़ा सा सक्सेस मिलता है या ये करते हैं तब हम लोग ट्रेनिंग्स लेना चालू करते हैं। अब हम ये ट्रेनिंग लेंगे, ISO का ट्रेनिंग लेंगे, TQM का ट्रेनिंग लेंगे, ऐसे अलग अलग। बट मुझे ये कहना है कि आपका जब जर्नी चालू हो जाता है, आपने अगर थोड़ा सा फाउंडेशन बराबर से कर लिया और एक रिलेशनशिप बोलो या आपका काम करने का स्टाइल है, वही आपको वो सब बिजनेस लाता है। मेरे लिए अगर आप बोलेंगे तो मेरे कम्युनिटी से भी मुझे बिजनेस आया, मेरे कम्युनिटी से रेफरल्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है रेफरल्स। ये रेफरल्स जब आते हैं, जब आपने कोई आपका क्लाइंट किसी को बोलता है कि आप रमेश तोष्णीवाल से ले लो, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, वो रेफरेंस बहुत काम का रहता है। और ये सब चीज़ मुझे मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, कम्युनिटी वाले और प्लस साथ में जो मैंने पुराने इंडस्ट्रीज़ में काम किया है वहाँ से बहुत ज़्यादा मिला, जिसके कारण से ही मुझे कभी डिजिटल की, वैसे देखा जाए तो डिजिटल करना चाहिए, मैं भी ये मानता हूँ कि आज ज़माना डिजिटल का है, हम लोग बहुत ही ओल्ड फैशन रेफरल इस पे है, बट ठीक है, अभी ये जर्नी अच्छी लग रही है और सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग एंजॉय कर रहे हैं काम को। सही बात है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली इसमें आपको आपके फैमिली की हेल्प मिलती है, ये जब कर रहे हैं आप इसमें? एक्चुअली ऐसा कोई है फैमिली में कि जो आपको हेल्प करता है या आपको समझ के लेते हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन है? 100% फैमिली का हाथ है उसमें। सबसे पहले तो मेरी वाइफ सुचिता, जिसने मेरा पोटेंशियल जो है रियल इस्टेट में मैं कर सकता हूँ ये पोटेंशियल जगाया, और आज भी वो बैकबोन जैसा पूरा, यानी आज अगर आप पूछेंगे फ़ोन करके कि कौन सी डील चल रही है, तो हमारा एक सुबह का टाइम जो रहता है, एक 40 मिनट का टाइम चाय के ऊपर,
हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि कौन से डील चल रहे हैं। शाम के जब डिस्कशन रहते हैं फैमिली के डिस्कशन, और सुबह जो डिस्कशन होते हैं वो सब पूरे इसके बिजनेस रिलेटेड। वहाँ पे जो कुछ राय भी चाहिए रहेगी तो भी एक दूसरे को राय देते हैं और उससे ये आगे बढ़ते हैं। साथ में मेरे 2 बच्चे हैं, जिसमें एक लड़की है, बड़ी लड़की, और एक लड़का जो अभी कॉमर्स कर रहा है, CA कर रहा है वो। और लड़की जो है वो अभी जॉब कर रही है PICT से इंजीनियरिंग करके 2 साल से। बट ये दोनों ने, जब मैंने 2018 में शुरू किया तब ये चारों का हमारा मीटिंग हुआ कि मैंने बोला कि मेरे सामने पूरा ब्लाइंड ये है, मैं रियल इस्टेट में ये कर रहा हूँ, आप सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वाइफ पूरा फाइनेंशियल्स देखती थी, सब क्या चल रहा है, लड़का मेरा टीज़र बनाता था, और मेरी बेटी जो है मेरे मैसेजेस बनाती थी, क्योंकि इंग्लिश बहुत अच्छी थी उसकी, तो ये मैसेजेस बनाती थी। अब वो दोनों थोड़ा सा अभी उनके खुद के पर्सनल इसमें अभी व्यस्त हो गए हैं, बट उन लोगों का पहले 2 साल में बहुत ही अच्छा सपोर्ट था, जिसके कारण से हम लोग आगे बढ़। क्या बात है, वो एक्चुअली एक मेन पॉइंट रहता है। अगर घर वाले समझ लेंगे ना रियल इस्टेट वालों को, तो रियल इस्टेट वाले सक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे रहता है कि नहीं क्या, कि रियल इस्टेट में जा रहे हैं तो एक्चुअली अनसर्टेनिटी वाला बिजनेस है, घर वाले ही नहीं समझ पाते कि अरे क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा। पर यही घर वाले अगर इन्वॉल्व रहेंगे आपके साथ में, तो आपका जो जर्नी है वो और भी फ्रूटफुल होता है, जो हमने आज तक देखा है। इसलिए मेरा एक वो सवाल नेचुरल था आपको पूछना कि आपके सक्सेस के पीछे कितना हाथ है इनका। फ्रूटफुल के साथ साथ और एक ऐड करना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि मैंने बहुत बार सुनते देखा है कि रियल इस्टेट का ब्रोकिंग का जॉब जो है वो बहुत ही लो ग्रेड का है, या फिर रिस्पेक्ट नहीं है उसमें। बट मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस टू डू, और इसके साथ साथ इसमें रिस्पेक्ट भी मिलता है। इसके लिए अपना जो बेस है वो आपका परफेक्ट चाहिए एक्चुअली। क्या बात है, सही है। और एक एक्चुअली मुझे क्यूरियोसिटी पूछने के लिए है कि आपके 2 क्लब्स आपने फॉर्म किए, इन्वेस्टर के लिए कुछ क्लब है और इलाइट क्लब कुछ है, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएंगे कि ये किसके लिए है और कौन एलिजिबल है इसमें, या फिर आप क्या एलिजिबिलिटी पकड़ के इसको कंप्लीट करते हैं? क्या होता है, बहुत बार अभी जैसा ये होता है कि हम लोग इन्वेस्टर से मिलते हैं, बहुत बार उनको हम लोग सर्विसेज देते हैं, उनको कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, तो इन लोगों को वापस रिपीटेडली हमको मैसेजेस भेजने होते हैं। तो मैंने क्या किया एक्चुअल में कि मेरे इन्वेस्टर्स का तो काम चालू हो गया, तो मैंने 2 क्लब, यानी एक प्रोडक्ट ही है वो मेरे, वैसे 3 प्रोडक्ट है। वन इज TCS PropCare, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का काम करते हैं, और वो अभी नया लॉन्च किया है, लास्ट ईयर से ही शुरू किया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपके कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, पूना में अभी तक कोई ऐसा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जो कमर्शियल के प्रॉपर्टीज़ डेडिकेटली करने वाले कोई नहीं है। तो वो हमने शुरू किया है, जिसमें हम लोग आपकी प्रॉपर्टी जो आप नहीं ध्यान दे सकते हैं, उसमें आपको बार बार दिखाना है, लीजिंग के टाइम पे दिखाना है, एग्रीमेंट कराना है, मेंटेनेंस के काम करा के लेना है, आपकी चाबी और आपकी फाइल हमारे पास एक सेफ कस्टडी में रहेगी। तो ये काफ़ी सर्विसेज हमने TCS PropCare में की है। और दूसरा प्रोडक्ट है TCS इन्वेस्टर क्लब। इसमें आप लोग आपके मोबाइल नंबर इनरोल कर दिए तो आपको हम लोग रेगुलरली क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है प्रॉपर्टी की, जो न्यू अपॉर्चुनिटीज आती है। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग डेली मैसेजेस नहीं भेजते हैं, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि रिपीटेडली बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो गए तो पढ़े नहीं जाते हैं। तो इट इज़ हार्डली 15 दिन में एक आध मैसेज जाता है, तो वो अपॉर्चुनिटी बोल के ही जाता है। और तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है TCS इलाइट क्लब। वहाँ पे हम लोग पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। कि बहुत लोगों को कैसा रहता है कि डाउन द लाइन मेरे रिटायरमेंट तक आपको 10 लाख रुपया रेंटल चाहिए और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ लेनी है, तो इन लोगों के लिए ये इलाइट क्लब बनाया है। कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, आपका POA लेते हैं हम हमारे नाम पे, तो आपको इवन हवेली में भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके लिए पूरा स्क्रैच से प्रॉपर्टी ढूंढने से लेके पूरा एग्रीमेंट, उसके बाद में उसका प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और उसके साथ साथ उसका रीसेल, तो ये सब पूरा साइकिल ही हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो ये इलाइट क्लब बोल के एक ये किया है। तो इससे क्या होगा कि अलग अलग हमें अलग अलग टैप करने में ईजी होता है एक्चुअली। ये बहुत बेनिफिशियल है क्लाइंट्स के लिए अगर देखेंगे ना, और ये सर्विस भी कोई प्रोवाइड कर रहा नहीं है आज के डेट में। सबसे मेन चीज़, आपने इतने सारे लोगों को इतने सारे प्रॉपर्टीज़ दिए हैं, इतने सारे लोगों के ROIs आपने फिट करवा दिए और ये सर्विसेज भी दे रहे। मुझे ये जानना है कि आपके खुद के इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं, या आपने उसके बारे में कुछ सोचा है? थोड़ा सा वो भी बताइए कि रियल एस्टेट ब्रोकर ने सच में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। तो आपके केस में आप क्या करते हैं? सर वो एक मन है मराठी में,
तळे राखेल तो पानीचा खेल। ओके। तो कैसे है कि जब मैं ये मेरे क्लाइंट्स के लिए ROI या उनके लिए प्रॉपर्टी ढूंढ रहा था, तब मुझे भी ऐसा लगने लग गया कि हम भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि इसमें ही। और भले ही समझो कोई बोलता है कि मुझे 25 लाख रुपया रेंटल आना चाहिए, मैं सोचता हूँ कि मुझे 2 लाख रुपया मंथली रेंटल भी आ गया मेरे रिटायरमेंट में, तो वो मेरे काम के लिए है। सही बात है। तो मैंने भी इस जर्नी में जैसे ही 2018 से मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ लेना चालू किया। अच्छा। जिसमें मैंने नंदन में मेरे 1200 स्क्वायर फीट का लिया, MTM में शॉप लिया, सॉलिटेयर में SBS 3 में ऑफिस लिया, JM रोड पे ऑफिस है। तो उससे क्या होगा कि मैंने एक सोचा कि अपनी जो इंडस्ट्री है इट इज़ नॉट दैट मच स्टेबल, आज वैसे देखा जाए थोड़े अनसर्टेनिटी वाली है, तो यहाँ स्टेबिलिटी देने के लिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर मुझे लगता है कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते वक्त कि रियल इस्टेट में आपके बास्केट में सभी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट रियल इस्टेट का महत्व क्या है ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसमें कि रियल इस्टेट का महत्व ये है कि आप 50 लाख 1 करोड़ तक आप शेयर्स में ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड में ले सकते हैं, अलग अलग जगह ले सकते हैं, बट इसमें पीस ऑफ माइंड जो मिलता है आपको वो रियल इस्टेट में मिलता है। सही बात है। और रियल इस्टेट का जो ये है, मैं यही कहता हूँ बहुत इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि आप खरीदी करो। बहुत बार रियल इस्टेट क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं और अगले जनरेशन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैं बोलता हूँ कि नहीं, ये आप कमर्शियल में लेंगे तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके रिटायरमेंट में आपको यहाँ से रेंटल इनकम आएगा, और अगले जनरेशन के लिए तो छोड़ के ही जा रहे हैं हम लोग, तो वो अगले जनरेशन के लिए भी एक अच्छा प्रॉपर्टी का बेस मिल जाता है उनको। तो ये इसके कारण से मुझे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट है, और मैंने भी खुद थोड़ा बहुत करने की कोशिश की है इसमें। क्या बात है। एक्चुअली रमेश जी, और एक चीज़ है कि बहुत सारे चैनल पार्टनर्स के, ब्रोकर्स के अलग अलग सोर्सेस होते हैं कि जैसे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि बाबा इस प्रॉपर्टी पे काम करेंगे, उस प्रॉपर्टी पे काम करेंगे। आप क्या बेसिक क्राइटेरिया लेके चलते हैं कि आप जब प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो स्पेसिफिकली आप वो प्रोजेक्ट में क्या देखते हैं और क्या देखना चाहिए आपके नज़रिए से एक रियलिटर ने कि प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हो, तो आपका क्या बोलना है इस पर? सर, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक फार्मूला मैंने मेरा बना के रखा है एक्चुअल में, A+ लोकेशन, ओके, A+ डेवलपर और A+ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, और इसके साथ साथ A+ का कंसल्टेंट। अगर ये चारों का अगर आप कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं तो आपके फेल्यूर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सही बात है। क्योंकि आप देखेंगे, आप जब भी कोई प्रॉपर्टी में फेल, बहुत बार होता है कि अरे मैंने ली प्रॉपर्टी लेकिन अटक गई, बोलते हैं हम लोग कि अरे यार बड़ी नहीं, ये नहीं हुई। उसमें आप जब उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये चारों में से एक कारण है उसमें। ओके। कि ये या तो तुम्हारा लोकेशन गलत हो गया, या डेवलपर गलत हो गया, या प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में गलत हो गया। तो इससे क्या है, शेल्फ लाइफ प्रॉपर्टी की अच्छी मिलती है। और दोनों और एक दो चीज़ें देखनी चाहिए कि प्रॉपर्टी इजीली रेंट आउट होनी चाहिए और इजीली एग्जिट भी करते आना चाहिए। ये कुछ क्राइटेरिया में अगर ये प्रॉपर्टी बैठती है तो उसमें फेल्यूर के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और जिसका फ़ायदा, और यही चीज़ अगर सबने फॉलो करना चालू कर दी तो हमारे इंडस्ट्री में B ग्रेड C ग्रेड के बिल्डिंगें बनना बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो इसीलिए अपने फेटर्निटी ने भी ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि प्रोडक्ट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सही बात है। ये आपने जैसा बताया कि आपके बाकी जो इंडस्ट्रीज से आपको मदद मिली, इधर से आपके फैमिली से सपोर्ट मिला, ये छोड़ के ऐसे कोई रेगुलर कोई लीड जनरेशन सोर्स है, जैसे आप एसोसिएशंस में है और बाकी BNI में है, तो इससे एक्चुअली क्या बेनिफिट मिलता है? आप किसी एसोसिएशन में जाते हैं, जैसे आप प्रॉप में एक कमेटी में भी है, आप BNI में भी आप एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसका एक्चुअल लाइफ में आपको फ़ायदा हुआ है, होता है? क्या बोलेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? 100% तुम्हारा जो सोशल तुम ये BNI में जा रहे हो, हर जगह पे फ़ायदा होता है। क्योंकि कैसा है कि ये सब ट्रस्ट से चलता है। रियल इस्टेट बिजनेस जो है आप देखेंगे तो मैक्सिमम इज ट्रस्ट। तो जब आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप आपके एसोसिएशन में समझो प्रॉप में भी जा रहे हैं या BNI में भी जा रहे हैं, तो लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं। पहले दिन कोई आपको ये नहीं देता। मैं BNI की, मेरी 4 साल मैं BNI में था, पहले 6 महीने में 7, 8, 9 महीने में एक भी डील, मुझे एक ही रेफरल नहीं आया, क्योंकि लोग ऑब्जर्व करते हैं आप कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आपको कोई अच्छा। रियल इस्टेट में क्या है, आप शेयर मार्केट में कैसा है, बहुत इजी है सर। शेयर्स का एक टिप दे दिया उन्होंने, वो ले लिया, दूसरे दिन लगा कि नहीं बराबर नहीं आई टिप, बेच दिया। रियल इस्टेट में ऐसा नहीं होते। वो मराठी में एक म्हण है सर कि
लहानपणी तुम्हाला पेन्सिल दिली जाते कारण त्याला ते खोडता येतं आणि जसं जसं मोठं वय होतं तसं आपल्याला पेन दिली जाते कारण त्याच्यात झालेल्या चुकानंतर आपल्याला खोडता येत नाही. रियल इस्टेट सेम सिमिलर वे में है कि आपको अगर आपकी गलतियां हो रही है तो वो गलतियां बाद में आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं. और कोई रेफर अगर कर रहा है तो वो उसका भी ट्रस्ट आपके लिए वो सामने वाले पे डाल रहा है. तो अगर कोई गलती से अगर कोई गलत रेफरल चला गया या गलत ये हो गया उसमें तो वो उसका भी क्रेडेंशियल ख़त्म हो जाता है. तो इसीलिए आपको वो ऑब्जर्व करते हैं और इसका बेनिफिट 100% होता है. मैंने BNI में 65 करोड़ का बिजनेस किया 4 साल में. क्या बात है. बट वो सब पूरा ट्रस्ट और इससे ही ये हुआ. और सिमिलरली प्रॉप में से भी मैंने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है और आगे और करेंगे एक्चुअली. तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताएंगे कि अगर आप उनको कोई एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, ये इसके पीछे क्या क्या रीजंस आपको लगते हैं कि अब एक रियल्टर को, एक एजेंट को, या न्यू एजेंट या ओल्ड एजेंट कोई भी हो, उसने ये सब में जुड़ के उनका एग्जैक्टली फ़ायदा क्या होगा, यानी किस तरह से हो सकता है? इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले कि बहुत लोगों को लगता है कि रियल इस्टेट एक फिंगर टिप का छोटा सा काम है. एक्चुअली में रियल इस्टेट ऐसा एकदम ये नहीं है कि आपको सक्सेस, आपने बहुत बार देखा होगा कि सक्सेस मिलने वाले लोग बहुत कम हैं और फेल्यूर वाले ज़्यादा लोग हैं. उसका रीज़न क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट कि ये रियल इस्टेट यानी तपश्चर्या है सर. इसमें आप जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप होमवर्क करेंगे, जितना ज़्यादा आप ट्रेनिंग्स लेंगे और जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन वे में काम करेंगे. सबसे इनडिसिप्लिन अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट बोलते हैं हमारे रियल इस्टेट को. ये वन ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट है. इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप काम करना है आपको, तो आपको एसोसिएशन ज्वाइन करना पड़ेगा. वहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग होते हैं, आप अलग अलग लोगों से मिलते हो. आप जब बात करोगे कि उनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हो तो उससे आपको उसमें से एक अगर आपको आइडिया, सर सक्सेस के लिए एक आइडिया काफ़ी है. सही बात है. एक आइडिया अगर आपको उसमें से मिल गया और आपका वर्कआउट हो गया तो आपका महीना निकल जाता है सर, क्योंकि एक डील हो गई तो अपने लिए काफ़ी हो जाता है इसे. तो ये चीज़ अगर करना है तो आपको ये सब चीज़ें, आपने रियल इस्टेट के एसोसिएशन ज्वाइन करने चाहिए. आपने रियल इस्टेट के एक जो सेमिनार्स होते हैं वो अटेंड करने चाहिए. आपने जितना हो सकता है उतना स्टडी मटेरियल आज काफ़ी यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो पढ़ना चाहिए. तो आपको लर्निंग का कभी भी ये, और लाइफ में लास्ट तक अगर लर्न करेंगे तो अर्न करेंगे. सही बात है. सिंपल है. अदरवाइज आप जहाँ रुक गए तो वहाँ रुक गए. जिस टाइम आपने बोल दिया कि मुझे सब आता है, तब आपका वहाँ से डाउनफॉल शुरू होता है. सही बात है. एक्चुअली वो मैंने एक कोट पढ़ा कि जो अंबानी जी थे, धीरू भाई अंबानी, वो नॉर्मल ठेले पे 2 रुपए की चाय मिलती थी, पर वो 50 रुपए की चाय पीने 5 स्टार होटल में जाते थे. ठीक है. और उनको पूछा गया कि क्यों जाते हैं, तो वो बोलते थे कि वहाँ पे जो लोग हैं वो लेवल के लोग हैं, उनमें से जो कुछ बात मेरे पल्ले पड़ेगी वो मेरे लिए बहुत काम आएगी. ठीक है. तो वो भी एक सीख है एक्चुअली. सर ये अंबानी की तो बात छोड़िए, आप अपने माता पिता की याद करो सर. माँ कैसे बोलती थी, संगत अच्छे बच्चों से कर. क्या है वे संगत अच्छे बच्चों से कर? मतलब यही है कि आप अच्छे बच्चों के साथ रहेंगे, अच्छा होशियार बनेंगे. वैसे ही ये अपनी इंडस्ट्री में भी है. अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, लाइक माइंडेड लोगों से सब कुछ सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे. सर एक बात है, जीवन में समस्याएं तो बहुत है, हर पल खड़ी है, बट जीतता वही है जिसकी सोच बड़ी है. तो अपनी सोच बढ़ानी चाहिए जिससे कि हम लोग और आगे बढ़ सके. ये बात सही है. रमेश जी, ये जो प्यार है ये सिर्फ कमर्शियल के लिए है या और भी कोई वर्टिकल्स में आपने इतना सोचा है या कुछ चालू किया है, ये सब चीज़ें, एक रेसिडेंशियल या कुछ और भी सोच रहे आप करने का? मेरी शुरुआत कमर्शियल से हुई. हाँ. बट पिछले 2 साल से मैं अभी रेसिडेंशियल के भी हाई एंड प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ और अच्छा खासा अराउंड 40-50 फ्लैट बेचे हैं. क्या बात है. हाँ, जिसमें कि काफ़ी अच्छा है. उसमें भी एक अलग से एक फैमिली के साथ मिलने का मज़ा आता है और उसको वहाँ पे जो वास्तु और ये सब देखना है, उसमें भी थोड़ी सी अच्छी ज़्यादा हमने कोशिश की है कि लोगों को सबसे अच्छा से अच्छे प्रोडक्ट मिले एक्चुअल में. और साथ में फिर इंडस्ट्रियल, अभी कुछ लैंड और प्लॉट्स थोड़ा सा कस्टमाइज काम कर रहे हैं कि जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट आता है उसको कस्टमाइज सॉल्यूशन देना है. क्या बात है. आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आपने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट किया है, कर रहे हैं. कोई ऐसी एक आप यादगार स्टोरी बता पाएंगे जो कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में आपके साथ हुई, या फिर ऐसा कोई कस्टमर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो एक्चुअली सच में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को देने के बाद में उसके प्रॉपर्टी की कंडीशन सच में सुधर गई, नहीं तो कंडीशन बहुत ही वर्स्ट थी, ऐसा कुछ जर्नी में है आपके? 2 साल पहले की बात है एक्चुअल में. जैसे ही पैंडेमिक हो गया,
उसके बाद में पैंडेमिक में एक NRI क्लाइंट थे जो बोस्टन में रहते हैं, अग्रवाल जी हैं उनका नाम, और उनका विमान नगर में ऑफिस था। ओके। और विमान नगर में ऑफिस जब था तो पैंडेमिक में उनका क्लाइंट निकल के चला गया। अच्छा, यानी वो छोड़ दिया उन्होंने, बीच में से ही छोड़ के चले गए, और वो क्लाइंट जाते वक्त प्रॉपरली उसको क्लोज तक नहीं किया उन्होंने। अच्छा। ऑफिस को। तो जब मैं उन्होंने एक साल बाद, यानी वो छोड़ के जाने के बाद कम से कम 9 महीना से साल के बाद में उन्होंने यहाँ के एक उनके फ्रेंड्स को पूछा कि अरे कोई है क्या जो देख, और वो मेरे पूर्वा गौर बोल के मेरे क्लाइंट हैं और फैमिली फ्रेंड भी है, उन्होंने मेरा नाम रेफ़र किया और मैं वो ऑफिस देखने गया वहाँ पे। जैसे ही मैंने खोला कम से कम 20 एक कबूतर वहाँ से उड़ के बाहर आए एक्चुअल में, और कंडीशन ऐसी थी कि उस पुरानी कंपनी जो छोड़ के गई थी, स्क्रैप था, कम से कम 1 ट्रक स्क्रैप निकला उसमें। और जब पहले शुरू में गया वहाँ पे उसको खोल भी नहीं पाया था क्योंकि उसके ऊपर सील लगा था कारपोरेशन का। अच्छा। प्रॉपर्टी टैक्स भरा नहीं बोल के, इसमें कोई ध्यान ही नहीं था। इसके साथ साथ नीचे गया, इलेक्ट्रिकल मीटर देखा तो मीटर गायब था क्योंकि मीटर भी इलेक्ट्रिसिटी वालों ने लेके गया था। ये सब करने के लिए मुझे 2 महीना लगा टोटल, कि पहले वो जाके प्रॉपर्टी टैक्स भरा, फिर इलेक्ट्रिसिटी का मीटर वगैरह इंस्टॉल किया, नया मीटर मंगा के फिर वो उसके ड्यूज़ वगैरह भर के सब वो मीटर भी चालू किया। और बाद में अंदर जाने के बाद में देखा कि वो पूरा कबूतर ने मेस करके रखा था, तो फिर उसका क्लीनिंग करा के लिए फिर वो वापस से उसको हमने 6 महीने में पूरा अच्छा करके उसको वापस लीज पे लगाया। ओके, यानी वो प्रॉपर्टी आपने रेंटल पे लगाई। उसके बाद में उन्होंने कुछ एक प्रॉपर्टी दूसरी अहमदाबाद में ली, इसलिए इसको बेचने की नौबत आई, तब बेचने चले गए हम लोग, बेचा भी, उसको हमने डील कर दिया। उसके बाद में पता चला कि उसका कंप्लीशन ही नहीं है। अरे बाप रे। तो यानी कहने का मतलब है कि आपको प्रॉपर्टी लेते वक्त बहुत कॉशियसली लेनी चाहिए, आपने ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, और इसके लिए ही कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है कि ये सब चीज़ें, वहाँ लिटिगेशन है क्या, ये प्रॉपर्टी कंप्लीशन प्रॉपर है क्या, इसमें सब पेपर, लीगल पेपर्स पूरे है क्या, कोई लिटिगेशन या कोई विजन, वहाँ पे कोई ब्रिज आ रहा है क्या, तो ये सब देखने के लिए कंसल्टेंट की आवश्यकता होती है। और इस केस में ऐसे ही हुआ कि उनका फिर बाद में हमने वो कंप्लीशन का प्रोसेस चल रहा है, बट सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग एज इट इज़ ले लेते हैं अभी और कंप्लीशन कंप्लीट करा के ले लेंगे। तो ये सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी बोल सकते हैं कि वो लोग वहाँ पे रहते हुए भी उनको एक फैमिली आर्म मिले जैसा, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज लोगों के जैसा डिजिटल बेस नहीं रहेगा। इट विल बी नोन और इट विल बी एक्सेसिबल, कि आज हम वहाँ पे एक्सेसिबल रहेंगे उनके लिए। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा हुआ। और उसमें जो हमारा सपोज जो भी हमारा कंसल्टेंसी फीस था उसमें वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का तो उन्होंने दिया ही दिया, इसके अलावा उन्होंने कम से कम अराउंड 4.5 से 5 लाख रुपया गिफ्ट बोल के दे दिया। क्या बात है। तो ये सब यहाँ मनी मैटर नहीं करता है, उनका जो कॉन्ग्रेचुलेशंस और वो जो उनके वर्ड्स आते हैं वो मैटर करते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हो। सही बात है। ये एक्चुअली लोग जो बोलते हैं ना कि कंसल्टेंट क्या काम करता है, ठीक है, जब पैसे देने की बात आती है ना, आपने क्या किया, आपने कहा कुछ किया, तो ये चीज़ें लोगों ने आइडेंटिफाई करना चाहिए। आज कस्टमर वहाँ बैठा है, कस्टमर का पूरा टेक केयर करके ये सब खत्म करने के लिए एक प्रोफेशनल रियल्टर ही चाहिए। जैसा आप इसको शायरी में कुछ बता सकते हैं क्या मुझे एक्चुअली इसको, क्योंकि ये सीन बहुत अलग है। इसमें कैसा है, 2 चीज़ें बता सकता हूँ मैं, कि इसमें समय और समझ दोनों एक साथ नहीं मिलते हैं। अक्सर समय पे समझ नहीं आती है और समझ आने पे समय निकल जाता है। तो वैसे ही है कि क्लाइंट को भी और हमको भी, दोनों को अगर प्रॉपर टाइम पे समय पे समझ आती है तो ये सब डील्स और अच्छी तरीके से होती है। आपने मिस कर दिया, आपने क्लाइंट मिस कर दिया कोई कारण से, आपके हाथ से वो बिजनेस चला गया, और क्लाइंट ने हमें मिस कर दिया तो उन्होंने एक अच्छा कंसल्टेंट आपने से मिस कर दिया। सही बात है। मुझे एक्चुअली एक फाइनली आप एक बात बताइए कि एक सक्सेस स्टोरी जो आपको लगती है कि ये सक्सेस स्टोरी है। वैसे तो आपने बहुत सारे सक्सेस स्टोरी आपके लाइफ में दी है, बनाई है, जो सबको पता है, पर तभी भी कुछ ऐसा होता है कि छोटी भी हो पर वो आपको लगता है कि नहीं वो मेरी सक्सेस थी। तो ऐसा कोई सक्सेस आप मेरे को शेयर कर पाएंगे? इसमें मैं एक सक्सेस स्टोरी बताना चाहूँगा कि जनरली क्या होता है कि रेफरल जब आता है, पहचान का रेफरल या पहचान के लोग हैं तो वो अपने को नोन रहते हैं। हाँ। लेकिन BNI जैसे ऑर्गेनाइजेशन से कोई रेफरल आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं गया रहता है। आपको उन्होंने सिर्फ 4 महीना ऑब्जर्व किया और रेफरल दिया, और उस रेफरल के बेस पे आप जाके उसको क्लोज कर रहे हैं और वो कन्वर्शन एक बड़े बिजनेस में हो रहा है। वो मेरे लिए सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी बोल सकते हैं। मेरे एक क्लाइंट है,
उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा मैं। हाँ बट वो मुझे रेफरल मिला BNI से कि सुबह 6 बजे मैसेज आया कि अरे तोशनीवाल ये क्लाइंट मेरे दोस्त है, उनको जाके 10 बजे मिल तू, वो 11 बजे एक चेक दे रहे हैं बानेर में प्रॉपर्टी का। अच्छा, यानी वो दूसरी जगह की प्रॉपर्टी उन्होंने आइडेंटिफाई कर दी है, चेक बनाया हुआ है, वो फाइनल कर रहे हैं बट वो एक कंसल्टेशन चाहते हैं। हाँ। तो मुझे लगा कि तू बता सकेगा तो तू जाके एक बार बोल दे। मैं वहाँ पे 9:45 बजे पहुँच गया उनके ऑफिस में और एक जनरल प्रेजेंटेशन दिया उनको कि बाबा क्या कैसे प्रॉपर्टी क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तब उन्होंने मुझे पूछा कि बानेर में क्या लेना चाहिए, तो मैंने बोला कि ये चीज़ें लेनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। वो जो प्रॉपर्टी का चेक देने जा रहे थे वो मेरे नहीं लेने वालों में से एक था। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, उन्होंने बोला कि ये क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो मैंने उनके आंसर्स बताया कि क्या रीजंस है, किसकी वजह से क्यों नहीं लेना चाहिए, इसका शेल्फ लाइफ क्या है, इसके ये प्रॉपर्टी में आपको लॉबी तक नहीं है, कल को अगर कुछ वजह से जब आप देखते हैं A+ ग्रेड की जब भाषा अपन व्याख्या देखते हैं तो उसकी व्याख्या में ये नहीं बैठता है, तो ये B ग्रेड का ही बिल्डिंग रहेगा आपको, तो आपको अप्रिसिएशन भी उसी टाइप का मिलेगा। तो तब उनको वो ध्यान में आया कि वी आर रियली नॉट अ ब्रोकर, कि जस्ट आप मिलाने वाले में से नहीं हो, आप कंसल्टेंट हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि चल कल अपन जाते हैं, और दैट सक्सेस स्टोरी चेंज्ड माय लाइफ ऑल्सो, कि उस एक आधे घंटे के प्रेजेंटेशन ने आई कुड क्लोज द डील्स ऑफ अराउंड करोड्स ऑफ रुपीज़। क्या बात है। जिसमें अराउंड हमने 25-30 हज़ार स्क्वायर फीट की जगह ली उनके लिए, सही, जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, अभी तैयार भी हो गई, वो लीजिंग भी हो गई, और वो क्लाइंट सिर्फ मेरे लिए ना रहते हुए उन्होंने उनके रेफरल्स काफ़ी दिए और आज भी वो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सही है, सही है। एक्चुअली मैं हमेशा मेरे हर एक एपिसोड में मेरे गेस्ट को पूछता हूँ कि आपका सक्सेस स्टोरी बताइए, पर मैं आपको बहुत पुराने से जानता हूँ, पहले से जानता हूँ। मेरे लिए रमेश जी की जो सक्सेस स्टोरी जो मैं देखता हूँ, 2018 में आप एक 1 BHK के फ्लैट में रहते थे, और यही लास्ट ईयर आपने 2022 में एक बड़े 3.5 BHK एरेंडवाना जैसे एरिया में अभी खुद के प्रॉपर्टी में शिफ्ट किया। ये एक रियल एस्टेट ब्रोकर की जर्नी में आपने इतने सारे प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया है, तो ये एक सक्सेसफुल ब्रोकर जो है, तो ये बनना चाहिए हर एक ने एक जो गोल रखना चाहिए कि बाबा रियल एस्टेट में हम आ रहे तो किसके जैसा बनना है। तो मैं तो बोलूँगा कि रमेश जी को आप आइडियल बोल के देखिए कि रमेश जी जैसा बनना है। थैंक्स रमेश जी आज हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और आपने भी हमें जो आज काफ़ी चीज़ें जो मैं आज तक कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया था, वो आपने बहुत ही बखूबी से मेरे से निकाल के ली। ये जरूरी है एक्चुअली, हमारे व्यूअर्स को यही एक्चुअली जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि वो जिस जगह जा रहे हैं या जिस रास्ते पे जा रहे हैं, उस रास्ते पे जैसे आपने शायरी में बताया कि उस रास्ते में अगर कंकर ना हो या कंकर हो तो आप शूज पहन के जा सकते हैं, पर अगर आपके शूज में अगर एक आधा कंकर हो तो आप अच्छे रोड पे भी नहीं चल सकते। तो ये वैसी जर्नी है, और ये आप भी मेरे जैसे शायर बन गए अभी। थैंक्स रमेश जी आने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एक्चुअली हम आपको फिर से इनवाइट करेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, उनके सवाल आते हैं कि उनको रमेश जी से ये सवाल पूछना है, वो सवाल पूछना है। तो हम डेफिनेटली आपको अगले एपिसोड में जब हमारे को कोई अच्छे सवाल आएंगे कि नहीं, कस्टमर किसी को आपसे कुछ सवाल पूछना कि नहीं रमेश जी से हम एक्सेसिबल नहीं है, पर आप इनसे ये सवाल पूछिए, तो हम आपको फिर से एक बार तकलीफ देंगे, फिर से एक बार बुलाएंगे। थैंक्स रमेश जी आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।